प्यारे बच्चों, नमो नमः। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम लोग संचार माध्यम द्वारा पठन पाठन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत आने वाले जो निर्धारित पाठ्यक्रम हैं उनके गद्य और पद्य के अंश को समाप्त किया। आज हम लोगों ने अपना जो कार्यक्रम निर्धारित किया है वह संस्कृत व्याकरण है और संस्कृत व्याकरण के विषय में अध्ययन करने के पूर्व हम आपको संस्कृत भाषा के माध्यम में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है। यहाँ के ऋषियों मुनीषियों ने चिंतन करके अपने चिंतन के माध्यम से कुछ ऐसे तत्वों की खोज की है। उन तत्वों का नाम मंत्र के द्वारा प्रकाशित किया गया। जैसे हम जानते हैं कि मंत्र द्रष्टारौ ऋषया, जिन ऋषियों ने अपनी आंखों से मंत्रों को देखा वो आज हमारे लिए प्रकाश स्तंभ के स्वरूप है। संस्कृत भाषा देव भाषा है और देवताओं की जो भाषा है वह शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध जानकारी रखना, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जहां तक लोगों ने संस्कृत के विषय में एक बहुत बड़ा भय खड़ा कर दिया है। लोग कहते हैं कि संस्कृत बहुत ही क्लिष्ट भाषा है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है। संस्कृत का संभाषण भी बहुत सरल है। मैं तो केवल स्कंद पुराण का कुछ अंश है जो आप कथा के माध्यम से सुनते भी होंगे। 5 अध्याय कथा उसमें है, लेकिन इतना सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुझे एक आध दो अंश कोट कर देने में भी यहां कोई संकोच नहीं होगा। जैसा कि उसमें है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादया प्राप्रक्षुर्मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। इस प्रकार से बड़े वाक्य, छोटे से छोटे वाक्य, सरल से सरल वाक्य इस कथा में आते हैं और ये कथा मानव जीवन को मोक्ष प्रदान करने वाली पवित्र एक गंगा नदी के समान मानी गई है। जहां तक व्याकरण का सवाल है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम 2 लाइन का श्लोक प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप कृपया ध्यान से सुनिए। पठो व्याकरणं भज परमेशं भवताः अनुपम मोदा। आप व्याकरण पढ़िए, ईश्वर का भजन करिए, आपको बहुत ही सुख प्राप्त होगा। इस पृथ्वी का सबसे चिंतनशील और सबसे बुद्धिमान प्राणी केवल मानव है, क्योंकि उसको बुद्धि का एक अलंकरण मिला हुआ है। मनुष्य के पास बुद्धि का एक ऐसा गहना है, जिस आभूषण को ईश्वर ने प्रदान किया है, उसी आभूषण के द्वारा
वह चिंतनशील बन गया है और विवेकशील प्राणी कहलाया है, सामाजिक प्राणी कहलाया है। हम जब सोचते हैं तो हमारे सोचने की कोई न कोई दिशा होती है। एक होते हैं सार्थक विचार, दूसरे होते हैं निरर्थक विचार। सार्थक विचारों की अपनी एक दिशा अलग होती है, उनका लक्ष्य होता है और उनके परिणाम अच्छे होते हैं। लेकिन जो निरर्थक विचार होते हैं उनके परिणाम, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो निरर्थक होते हैं। तो हमें सार्थक विचारों का चिंतन करना है और सार्थक विचार के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है। हम अपने विचार को किसी न किसी भाषा के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो अथवा हिंदी हो। लेकिन हम अपने विचारों को जब भी व्यक्त करेंगे तो उसकी भाषा कोई न कोई अवश्य होगी। उसी भाषा को नियंत्रित करने के लिए कैसे वह भाषा शुद्ध हो, कैसे हम उसको शुद्धता से पढ़ सकें, किस प्रकार से शुद्धता से हम उसको लिख सकें, इसके लिए अगर कोई आपके पास यंत्र है तो वह है व्याकरण। सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा पर जब हम आते हैं तो ये परिभाषा मैंने लिख दी है। व्याकरण किसी भाषा का वह ज्ञान है जिसके द्वारा उस भाषा का शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखना आ जाता है। जैसे हमने उदाहरण दिया है, पहले का जो उदाहरण दिया हुआ है पहले वाक्य का, इसको आप ध्यान से देखें। यहां पर लिखा हुआ है वे पुस्तक पढ़ता है। अब आप इसी से अपना अनुमान लगा सकते हैं कि क्या यह वाक्य सही है। अगर यह वाक्य सही है तो क्या यह वाक्य भी सही है अथवा गलत है। दोनों की तुलना करें। दोनों की तुलना में हमको यह स्पष्ट हो जाता है कि जो पहला वाक्य हमने लिखा है वे पुस्तक पढ़ता है, यह अशुद्ध है, इसलिए मैंने यहां पर अशुद्ध लिखा है। और वे पुस्तक पढ़ते हैं, ये शुद्ध वाक्य है। क्यों शुद्ध वाक्य है? इसलिए कि व्याकरण हमारा यह कह रहा है कि जब यहां पर कर्ता हमारा वे है तो यहां पर हैं होना चाहिए। और यहां पर कर्ता हमने बहुवचन का किया है और यहां पर हम है पढ़ रहे हैं तो है जो है वो संयोजक है, जोड़ने वाला है केवल एक को। इसलिए इस वाक्य को हम अशुद्ध मानते हैं और इस वाक्य को शुद्ध मानते हैं। वे पुस्तक पढ़ते हैं। अब आपको हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि संस्कृत में जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं वही लिखते भी हैं। परंतु अंग्रेजी एक भाषा है जिसमें हम लिखते कुछ और हैं, पढ़ते कुछ और हैं। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, बट की स्पेलिंग होती है BUT और पुट की स्पेलिंग होती है PUT। BUT को यहां पर हम बट पढ़ रहे हैं और PUT को वहां पर पुट पढ़ रहे हैं।
तो इस दृष्टिकोण से तो हमको यहां बुट पढ़ना चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं पढ़ते? अंग्रेजी में जो हम बोलते हैं वही लिखते नहीं है, और जो लिखते हैं वही बोलते भी नहीं। परंतु संस्कृत में जो हम लिखते हैं वही बोलते हैं, और जब जो बोलते हैं वही लिखते हैं। आइए हम संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए हमें संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। वर्णमाला क्या है? फूलों की माला तो बनती है भाई, सजाया जाता है, मंच सजाया जाता है, लोगों के गले में माला पहनाई जाती है। जैसे फूलों की माला होती है विभिन्न विभिन्न कलर की, विभिन्न विभिन्न रंग की, उसी तरह से हमारे संस्कृत के विद्वानों ने भी संस्कृत की वर्णमाला को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। संस्कृत व्याकरण अध्ययन के पूर्व वर्णमाला का ज्ञान आवश्यक है। आइए हम सबसे पहले दो भागों में विभाजित कर लेते हैं अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए। बाकी तो और विभाग हम बाद में देख लेंगे, लेकिन जो प्रमुख रूप से हमारे दो विभागों का यहां पर हमको अध्ययन करना है, सबसे पहले है स्वर, जिसको हम अच भी कहते हैं। और इस स्वर के जो मूल स्वर हैं उनकी संख्या 5 बताई गई। कितनी संख्या है? 5। वो कौन कौन से मूल स्वर हैं? आ, ई, उ, री, लृ। इनको आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 और 5। इसलिए इनकी संख्या मैंने यहां पर मूल स्वर संख्या इनकी 5 है, मैंने 5 लिया। इसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर पर। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ए, ओ, ए, औ। फिर से देख लें, ए, ओ, ए, औ। यहां तक स्पष्ट हो गया कि हमारा स्वर, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं, वो है अच। ये 5 प्रकार के यहां पर हैं और 4 प्रकार का यहां पर संयुक्त स्वर है। दोनों मिलाकर के हमारे स्वर संख्या हमारी जो है वो अच 9 हो जाती है। अब मूल स्वर आपकी समझ में आ गया होगा। संयुक्त स्वर की हम लोग बात करते हैं तो आप देखें ये पराश्रित होते हैं। पराश्रित का अर्थ यह है, संयुक्त का मतलब है जुड़ा होना, और जब वर्ण जुड़े हैं तब उनको संयुक्त संज्ञा प्रदान की गई है, क्योंकि अ धन ई दोनों मिलकर के बराबर ए बन जाते हैं। आ धन उ बराबर ओ बन जाता है। अब आप लोग देखिए यहां पर अ धन ए बराबर ए, अ धन ओ बराबर औ। इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में सबसे पहले मैंने आपको स्वर के विषय में बताने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास
हो रहा है कि आप लोग निश्चित रूप से स्वर वर्णमाला को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं जहां पर हमारा व्यंजन शुरू होता है। व्यंजन के लिए व्यंजन की जो परिभाषा दी गई है, व्यंजन वर्णमाला के वे अक्षर हैं वे अक्षर जिनका उच्चारण स्वर के सहयोग से ही होता है। व्यंजन का उच्चारण जब भी आप करेंगे, बिना स्वर की सहायता से आप उन्हें उच्चारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यंजन हमेशा जब का उच्चारण करेंगे और यहां पर हलंत लगा रहेगा तो आप क्या उच्चारण करेंगे, और जैसे ही बोलेंगे आप क, उसके साथ में आ का उच्चारण निश्चित रूप से हो जाएगा। उसी तरह से और भी शब्द है, जैसे पी है, इसका भी उच्चारण, इसमें बड़ी की मात्रा आ रही है, तो कहीं न कहीं से आप जब भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें स्वर मिला होगा। और व्यंजन जो होते हैं हमारे, वो मूल रूप से हलंत होते हैं। हलंत का अर्थ है कि जब हम कवर्ग, खवर्ग, कवर्ग, चवर्ग जब हम बोलते हैं तो इस तरह से उसमें उसका उच्चारण जब होता है तो हम हलंत का प्रयोग अवश्य करते हैं। यह हलंत का प्रयोग, तो जहां हलंत लग जाता है वहां पर सीधे सीधे वो वर्ण आधा हो जाता है। तो पूर्णता तभी आती है जब हम स्वर का सहयोग लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि व्यंजन वर्णमाला के वे अक्षर जिनका उच्चारण स्वर के सहयोग से ही होता है। व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। अब हम आते हैं व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। हम ध्यान देंगे, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एक इसका खाका बना दिया है व्यंजन के प्रकार का से लेकर के मां तक जो उच्चारण हम करते हैं उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और उसमें 25 वर्ण आते हैं। अब का से लेकर के काखा गाघा, अंगा, चाछा जाझा, या, टाठा डाढ़ा, हड़ा, ताथा दाधा, न, इस तरह का उच्चारण जब आप करेंगे और का से लेकर के मां तक जब आ जाएंगे, पाफा बाभा मां, तो इसे हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवा का जो स्पर्श होता है अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग स्थानों पर होता है। इसलिए हमारा जो स्वर निकले, जो हमारी आवाज निकले, उसका स्थान बताया गया है कि वो जीवा किन किन स्थानों को स्पर्श करती है। इसलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। आइए हम या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत इसलिए आते हैं कि जब हम या का उच्चारण करते हैं, रा का उच्चारण करते हैं, ला का उच्चारण करते हैं, वा का उच्चारण करते हैं, तो वो अंतः स्थिति के योग में रहते हैं। अर्थात इनका जो उच्चारण है वह अंतस्थ के माध्यम से होता है। दूसरा ऊष्मा उच्चारण है।
शा, शा और सा, शा, सा और सा। यहां पर ध्यान दें, देखिए ये 3 शा है। तीनों शा का नामकरण कैसे किया गया है, उनके उच्चारण के अनुसार ही इनका नाम भी रखा गया है। जैसे यहां पर हम मिटा करके भी आपको पढ़ा सकते हैं। ये वर्ण है शा और ये भी वर्ण है सा और ये वर्ण है सा। तीनों का उच्चारण जब होता है तो उस मुंह से गर्म वायु निकलती है, हवा निकलती है, और जब वो हवा निकलती है तो उसी को ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब वो एक गर्म हवा देती है उच्चारण के समय। देखिए इसको कहते हैं हम, ये हमारे तलुआ से उच्चारित होता है, जो तालु भाग होता है, जिसको हम ताल भाग कहते हैं, तालु का। तो इसका नाम है तालव्य। तालव्य शा। इसका नाम लोगों ने ऐसा बिगाड़ दिया है, कोई कहता है शरीफा वाला सा, कोई कहता है शरीफ वाला सा। तो मैंने कहा भैया दुनिया में शा से जितने भी उच्चारण होते हैं उनके नामकरण करके कहां तक आप बताओगे। इसलिए आपको स्पष्ट करना चाहिए कि यहां पर तालव्य शा का उच्चारण हो रहा है। और यहां पर मूर्धा सा का उच्चारण करते समय मूर्धा का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका जो नामकरण किया गया है वो मूर्धन्य, इसको मूर्धन्य शा कहा। अब इसको लोग कहते थे खटकोण वाला सा। खटकोण वाला सा कौन सा होता है भाई। इसी तरह से जितने शा से शब्द बनने वाले थे सबका नाम ले लीजिए आप, कहां तक लेते रहेंगे, वो तो अनंत है। परंतु जहां तक व्याकरण की दृष्टिकोण से उच्चारण की बात आती है वहां पर आपको निश्चित रूप से यहां मूर्धन्य शा को बताना पड़ेगा। और यहीं पर एक और सा है जिसको हम सा कहते हैं। यहां पर चूंकि हमारे दांत का प्रयोग होता है इसलिए इसका नाम पड़ा है दंत्य सा। तो ये कभी आप इस प्रकार की कभी भूल मत करिएगा कि शरीफा वाला सा, खटकोण वाला सा, सरौता वाला सा, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और व्याकरण की शुद्धता जैसे होती है उसी तरह से व्याकरण की शुद्धता पर अपना अभ्यास करिए। व्याकरण आपको शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना ये निश्चित रूप से बताता है। बिना व्याकरण के हमारा जीवन उसी प्रकार से है जैसे हम साइकिल चला रहे हो और उसमें ब्रेक न हो। अगर साइकिल पर हम सवार हैं, साइकिल चला करके हम जा रहे हैं, तो साइकिल हमको लेकर के कहां जाएगी और हम कहां गिर सकते हैं ब्रेक के अभाव में। इसलिए वो जो हमको रोकने वाला जो यंत्र है उसका नाम ब्रेक है। वह हमको रोकता है कि आप अपनी यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए
आप आगे बढ़ें तो कहीं गलत जगह पे न चले जाएं। अगर गलत दिशा पे जाते हैं, कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है तो आप तुरंत ब्रेक लगा देते। उसी तरह से व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम बहुत अच्छे ढंग से लिखना, पढ़ना, बोलना, तमाम सारी चीजों की जानकारी कर लेते हैं। आज हम अपना विचार यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग कल कक्षा में आगे का अध्ययन करेंगे। आप सबको मैं एक होमवर्क देता हूं। कल आप लोग केवल व्याकरण की परिभाषा लिख करके लाएंगे और वर्णमाला लिख करके लाएंगे। वर्णमाला में केवल आप स्वर और व्यंजन जैसा मैंने लिख करके आपको बताया है, आप गृह कार्य करके आएंगे। आगे का कार्य कल संपन्न होगा। इन्हीं विचारों के साथ आज कक्षा का विश्रांत होता है। हम लोग पुनः कल मिलेंगे। जो शेष भाग है उसका अध्ययन कल करेंगे।